हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक सारी चीज़ें लगभग इस चैप्टर की हमने पढ़ ली हैं। अब कुछ टॉपिक्स ही बचे हैं, आइए उनको भी पूरा करते हैं। फर्स्ट इज मिक्सचुरेशन। देखिए, मिक्सचुरेशन क्या है? यूरिन फॉर्म्ड बाय द नेफ्रॉन इज अल्टीमेटली कैरीड टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन जो नेफ्रॉन के द्वारा जब बन के जाता है और ये कहाँ स्टोर होता है अल्टीमेटली जाके? अल्टीमेटली जब यूरेटर से पहुंचता है तो अल्टीमेटली ये जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है। टिल ये वॉलंटरी सिग्नल इज गिवन बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है? ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, ये दो पार्ट मिला के आपको बना के देते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जब तक मैसेज नहीं जाएगा कि भैया हमें मिक्सचुरेशन करना है या हमें यूरिन पास आउट करना है, दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जब यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच होता है, प्रेशर पड़ने पे स्ट्रेचिंग होती है तो मैसेज जाता है। और वो भी जब यूरिनरी ब्लैडर में पूरा यूरिनरी ब्लैडर जब फिल्ड आउट हो जाता है, पूरा यूरिनरी ब्लैडर जब फिल्ड हो जाता है यूरिन से, जितनी उसकी क्षमता है उतना, तो फिर यहाँ पे स्ट्रेचिंग शुरू होती है, खिंचाव शुरू होता है। और उस खिंचाव के बदले स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सीएनएस। उसके बाद जो यहाँ पे वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं वो सीएनएस को सिग्नल भेजते हैं कि हमें यूरिन पास आउट करना है। और सीएनएस बदले में मोटर मैसेज भेजता है कि भैया कॉन्ट्रैक्शन करिए, किसका? स्मूथ मसल का। किसका कॉन्ट्रैक्शन करिए? स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करिए। स्मूथ मसल कौन सी मसल होती है यहाँ पे? द नेम इज द डेट्रूसर मसल। नोट कर लीजिएगा, डेट्रूसर मसल। इसमें एक मसल पाई जाती है यूरिनरी ब्लैडर में, ये जो स्मूथ मसल है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल नोन एज डेट्रूसर मसल of the bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter causing the release of urine। मैं फिर से पूरी बात आपको बताता हूं विद डायग्राम। देखिए, जब यूरिनरी ब्लैडर ये यूबी जब फुल हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है तो वहां पे वॉल में जो रिसेप्टर होंगे वो स्ट्रेच होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रेच होंगे और वो मैसेज भेजेंगे। किसको मैसेज करेंगे? जल्दी से बताइए। सिग्नल भेजेंगे किसको? सीएनएस को। जो एनसीईआरटी ने लिखा है वो सिग्नल टू सीएनएस। बदले में रिस्पांस आता है सीएनएस से। कौन सा रिस्पांस आता है? मोटर रिस्पांस। और वो मोटर रिस्पांस क्या आता है कि अपनी जो स्मूथ मसल है जिसका नाम है डेट्रूसर मसल, स्मूथ मसल है जो डेट्रूसर मसल, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए। यस, ये जब फिल कर जाता है यूरिन तो उसके बाद स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं। ये डायग्राम एनसीईआरटी के पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है। बदले में ये मैसेज जाता है किसको? सेंसरी मैसेज जाता है किसको? सीएनएस को। और सीएनएस में कौन आता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कार्ड। और फिर मोटर रिस्पांस आता है, दो जगह काम करता है। एक तो मोटर रिस्पांस कहाँ काम करता है? डेट्रूसर मसल पे, स्मूथ मसल पे। दूसरा स्फिनेक्टर पे काम करता है। कौन से स्फिनेक्टर पे? इंटरनल स्फिनेक्टर पे काम करता है। ये लीजिए डायग्राम और बहुत ईमानदारी से बात को समझ लीजिए। contraction of smooth muscle of urinary bladder and simultaneous relaxation of urethral sphincter causing the release of urine। urethral sphincter में भी कौन सा? इंटरनल वाला। कौन सा वाला? इंटरनल वाला, जो कि इनवॉलंटरी है। कौन सा है? इनवॉलंटरी। आइए दिखा देते हैं जो भी हमारे स्फिंक्टर हैं बच्चों। तो मैं फिर से बता दूं, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ रहा हूं, ध्यान से डायग्राम को देखिएगा, हर चीज बताऊंगा ध्यान से। दिस सिग्नल इज इनिशिएटेड बाय द स्ट्रेचिंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एज गेट्स फिल्ड विद यूरिन। स्ट्रेच रिसेप्टर कब एक्टिवेट होंगे? जब यूरिन फिल्ड हो जाएगा तब। और उससे क्या होगा? स्ट्रेच रिसेप्टर ऑन द वॉल ऑफ द ब्लैडर सेंड सिग्नल टू, ये जो सेंसरी है ये सेंड हो रहा है मैसेज किसको? सीएनएस को। ठीक है, द सीएनएस ऑन द मोटर मैसेज ये वापस करता है और दो जगह काम करता है। एक तो
इंटरनल स्फिनेक्टर पे, जो कि कैसा है, इनवॉलंटरी है। बच्चों ये डायग्राम आप बना लेना चाहे तो, इनवॉलंटरी है, ये इंटरनल। तो जब भी मोटर रिस्पॉन्स आता है सीएनएस से, तो वो स्फिनेक्टर को ओपन करता है और इस वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है और इससे यूरिन बाहर आ जाता है। क्लियर? वाया यूरेथ्रा। हमारा पॉइंट खत्म हो गया। एनसीईआरटी की बात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी वाया डायग्राम। ये डायग्राम इसीलिए लिया गया था बच्चों, ठीक है। तो दोनों पॉइंट आप इसको बहुत खूबसूरती के साथ हाईलाइट कर लीजिए। मुझे भी बड़ी खुशी मिलती है जब आपको पूरी लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन हो जाती है तब, और आप भी प्रयास करिएगा, खुश होइएगा पढ़ने के बाद। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। यूरिन का बाहर आना इज कॉल्ड मिक्चुरेशन। तो स्फिनेक्टर हमारे पास कितने हैं? दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। जो इंटरनल वाला है वो इनवॉलंटरी है और जो एक्सटर्नल वाला है वो वॉलंटरी है। एंड द न्यूरल मैकेनिज्म इज कॉल्ड मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स। जो मैकेनिज्म अभी हमने आपको पढ़ाई है, जो समझा रहा था, ये मैक्चुरेशन रिफ्लेक्स है। तो जब कैसे क्या हो रहा है ये आप समझ गए हैं, ठीक है। चलो अब थोड़ी सी बात और आगे की करी जाएगी। एन एडल्ट ह्यूमन एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन पर डे रिलीज करता है एक ह्यूमन। ये पॉइंट मार्क करें। द यूरिन फॉर्म्ड ए लाइट येलो कलर ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। ये जो यूरिन का कलर होता है, यूरिन का कलर जो होता है, तो इट इज ड्यू टू यूरोक्रोम पिगमेंट। यूरोक्रोम की वजह से ये स्लाइटली एसिडिक होता है। यूरिन का पीएच कितना होगा? 6। ऑन एन एवरेज 20 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड पर डे। यूरिन के सहारे 20 से 30 ग्राम यूरिया प्रतिदिन यूरिन के सहारे बाहर निकल जाती है। चलेगा? क्लियर? तो यस, सारे पॉइंट को एक बार फिर से हाईलाइट कराता हूं। 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे रिलीज होता है, लाइट येलो कलर का होता है, पीएच स्लाइटली एसिडिक होता है 6 के आसपास, और 20 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया प्रतिदिन यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। वेरियस कंडीशंस कैन अफेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूरिन। कई कंडीशंस हैं जो यूरिन की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफर कर सकती हैं। अगर हम यूरिन की एनालिसिस करें और क्लिनिकल डायग्नोसिस पे जाएं, तो मैनी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एज वेल एज माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, प्रॉपर फंक्शन ना करना और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ये कई और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे किडनी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इस बात का एग्जाम्पल है ग्लाइकोसोरिया। ग्लाइकोसोरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज या कीटोनूरिया। मैं पूरा मिटा देना जा रहा हूं, पूरा। एक है ग्लाइकोसोरिया और दूसरा है कीटोनूरिया। कीटोन बॉडीज का होना यूरिन में कीटोनूरिया कहलाता है, ग्लूकोज का होना यूरिन में ग्लाइकोसोरिया कहलाता है, और ये दोनों डायबिटीज मेलाइटिस के इंडिकेटर है। इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस, इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर फंक्शन जब नहीं करेगा तो ये प्रॉब्लम आएगी, यानी कि प्रेजेंस ऑफ या कोई डिफेक्ट होगा, तो प्रेजेंस ऑफ या डायबिटीज हो जाए तो ग्लूकोज का प्रेजेंट होना यूरिन में ग्लाइकोसोरिया, कीटोन बॉडीज का प्रेजेंट होना यूरिन में कीटोनूरिया, और ये दोनों कब दिखते हैं? जब डायबिटीज मेलाइटिस की समस्या होती है तब। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो गया, मिक्चुरेशन हो गया, यूरिन का कंटेंट कितना होता है, पीएच कितना होता है, कितना यूरिया रिलीज होगा पर डे, और ग्लाइकोसोरिया और कीटोनूरिया का होना किस बात का इंडिकेशन है, ये सारे पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस हो गए। नेक्स्ट आइए, रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन एक्सक्रीशन। कुछ और ऑर्गन भी हैं जो एक्सक्रीशन में अहम रोल प्ले करते हैं, जैसे अदर देन किडनीज, lungs, liver and skin also help in the elimination of excretive waste. lungs, liver और स्किन भी अहम रोल प्रोड्यूस करते हैं, अहम रोल पार्टिसिपेट करते हैं, अहम रोल होता है इनका एक्सक्रीटिव वेस्ट को निकालने में। जैसे कि लंग्स रिमूव CO2 लगभग 200 ml पर मिनट। ये एनसीईआरटी ने लिखा है, आप ये डाटा मार्क कर लें। 200 ml पर मिनट CO2 बाहर निकलता है। आल्सो सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एवरी डे, पर्याप्त मात्रा में H2O भी रिलीज करता है बाहर। दोनों बातें याद करें। लीवर की अगर बात करी जाए, बेटा ये याद करना, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, सिक्रीट बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस लाइक बिलिरुबिन,
बिलीरुबिन को सिक्रीट करेगा बाहर, विलीवर्डिन, ये सब बाइल पिगमेंट हैं। क्या है ये? बाइल पिगमेंट्स, नोट कर लीजिएगा, बाइल पिगमेंट्स हैं ये, बाइल पिगमेंट्स। कोलेस्ट्रॉल रिलीज करते हैं, बनाता है ना कोलेस्ट्रॉल लीवर, स्टेरॉयड हार्मोन को रिलीज करते हैं, विटामिन, ड्रग्स, टॉक्सिसिटी को भी कम करते हैं। तो लीवर बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है। लीवर के बारे में याद रखिएगा, लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में, ये सिक्रीट करता है बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, इन सबको शरीर से बाहर निकालते हैं, विटामिन्स और ड्रग्स को शरीर से बाहर निकालते हैं। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पास थ्रू द डाइजेस्टिव वेस्ट, ढेर सारे सब्सटेंस डाइजेस्टिव वेस्ट बाहर निकल जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस, स्टेरॉयड, विटामिन्स, ड्रग्स, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बाइल पिगमेंट, सारे के सारे बाहर निकल जाते हैं इस डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल ग्रुप में। ये तो बात हो गई लीवर की। तो लीवर से तो बहुत सब्सटेंस गया, लंग से CO2 रिलीज हो गया, वाटर भी निकल रहा है, और भी लोग हैं। दिस इज स्किन। तो स्वेट ग्लैंड एंड सेबेसियस ग्लैंड इन द स्किन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू देयर सिक्रीशन, अपने सिक्रीशन से कुछ सब्सटेंस ये भी बाहर निकालते हैं, जैसे sweat produced by the sweat gland is watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid, etc. तो स्वेट ग्लैंड के द्वारा पसीने के रूप में NaCl बाहर निकलता है, थोड़ा सा यूरिया बाहर निकलता है, और लैक्टिक एसिड बाहर निकलता है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज फैसिलिटेट ए कूलिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी सरफेस। प्राइमरी फंक्शन क्या है? कूलिंग इफेक्ट, बॉडी सरफेस को कूल करना पहला और प्राइमरी इफेक्ट है। सम आल्सो हेल्प इन द रिमूवल ऑफ सम अदर वेस्ट मेंशन्ड अबव। कुछ और, मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन बताइए, स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन, तो स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन है कूलिंग इफेक्ट, बॉडी को थोड़ा ठंडा करना। लेकिन ये एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी रिमूव करते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल को भी रिमूव करते हैं, इनको भी रिमूव करते हैं। सीबेसियस ग्लैंड भी कौन से एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिमूव करते हैं? NaCl को, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया को, लैक्टिक एसिड को। सारे पॉइंट याद रखिएगा, क्या क्या रिलीज करते हैं बाहर, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो ओके, तो यस, सीबेसियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्स थ्रू सीबम। ये सीबेसियस ग्लैंड भी चीज़ों को बाहर निकालती है, जैसे स्टेरॉल को, हाइड्रोकार्बन को, वैक्सेस को थ्रू सीबम के थ्रू बाहर निकाल देंगे। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड ए प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग ऑन द स्किन। और ये जो सिक्रीशन है ये स्किन को ऑयली कवरिंग प्रोवाइड करता है, यानी कि लंग्स एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है, लीवर एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है, स्किन एक्सक्रीशन में रोल प्ले कर रहा है, और स्किन में भी आपके पास एक तो स्वेट ग्लैंड और दूसरी सेबेसियस ग्लैंड, ये दोनों लोग मिल के सिक्रीशन कर रहे हैं। स्वेट ग्लैंड से NaCl, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है। सीबेसियस ग्लैंड से स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन, वैक्सेस रिलीज हो जाते हैं। इसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन है, और स्वेट ग्लैंड का मेन फंक्शन कूलिंग इफेक्ट है। ये तो बात हो गई। डू यू नो स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू सलाइवा टू? तो यस, यूरिया। ये लाइन चलते चलते बड़ी खतरनाक आ गई कि क्या आप जानते हैं कि थोड़ा सा अमाउंट नाइट्रोजनस वेस्ट सलाइवा से भी बाहर निकल जाता है? तो भैया यूरिया, कुछ स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट यूरिया, स्मॉल अमाउंट यूरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, आपके मुंह में भी थोड़ा सा यूरिया होता है, और ये बाहर निकल जाता है, शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यस, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया सलाइवा के रास्ते, सलाइवा के सहारे भी शरीर से बाहर निकल जाता है। एक पॉइंट और नोट कर लेते जल्दी से, वो क्या था? पीछे जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा था यहाँ पे किडनी में, यहाँ एक पॉइंट लिखना चाह रहा हूँ। इन नॉर्मल कंडीशन, इन नॉर्मल या इन नॉर्मल यूरिन, आप ऐसे कह लीजिए, इन नॉर्मल यूरिन ग्लूकोज, आरबीसी, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, WBC, प्लेटलेट्स एब्सेंट। कभी भी यूरिन में ग्लूकोज, आरबीसी, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, WBC, प्लेटलेट्स, ये सब नहीं होता।
इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी एवर नेवर नहीं होते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, लंग्स, लीवर और स्किन ये एक्सक्रीशन में भी अहम रोल प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। चलो लास्ट में बात आती है, उसको भी जरा आप समझें, लास्ट में थोड़ी सी बात और समझें। यूरिन के सहारे याद रखिएगा हमारा पॉइंट, यूरिन के सहारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी ये बाहर निकल जाता है, यानी ये एक्सक्रीट आउट कर दिए जाते हैं शरीर से बाहर। क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ड्यू टू द वाटर सॉल्युबिलिटी इट कैन बी एलिमिनेटेड थ्रू द वाटर, थ्रू द यूरिन एज वेल। तो यूरिन के रास्ते भी ये बाहर निकाले जा सकते हैं, यूरिन के सहारे भी शरीर से बाहर निकाले जा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। कौन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। लास्ट, डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बीमारियां, माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनी, जब अच्छे से काम नहीं करता किडनी, कैन लीड टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। जब प्रॉपर काम नहीं करता कौन? किडनी, तो उस समय यूरिया इकट्ठा हो जाता है ब्लड में, क्योंकि यूरिया को बाहर निकालने का जिम्मा किसका है? किडनी का है। तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड यूरीमिया। यूरीमिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन ब्लड मार्क कर लीजिएगा, या एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरीमिया, विच इज हाईली हार्मफुल। यूरिया काफी खतरनाक, नुकसानदायक है, मे लीड टू किडनी फेल्योर। और अगर यूरीमिया हो जाएगा तो कल को किडनी भी फेल हो सकता है। इसलिए, और ये कब होगा? जब किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। डिस्टर्ब फंक्शन ऑफ द किडनी लीड्स टू द एक्युमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड, दिस इज कॉल्ड यूरीमिया, विच इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, और इट लीड टू द किडनी फेलियर, जिससे किडनी फेल भी हो सकता है। इन सच पेशेंट यूरिया कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस। अब किसी पेशेंट में यूरीमिया की समस्या जन्म में आ गई है, उनको डायलिसिस करानी पड़ेगी। अक्सर आपने सुना होगा कि उनको ब्लड डायलिसिस कराना है। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी में यूरिया का लेवल ब्लड में बढ़ गया है और इससे यूरीमिया हो गया है। और यूरीमिया अगर लगातार होगा तो कल को किडनी फेल भी हो सकती है और वो कभी भी काम नहीं करेगी। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए पेशेंट को हीमोडायलिसिस के लिए भेजा जाता है। आप इसे हीमोडायलिसिस कहें या शॉर्ट में आप इसे क्या कह सकते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं, शॉर्ट में आप डायलिसिस कह सकते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम कन्वीनियंट आर्टरी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड को कन्वीनियंट आर्टरी, जो अपनी सुविधा अनुसार आर्टरी से ले लिया जाता है, पम्प्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी। एक डायलाइजिंग यूनिट में पंप कर देते हैं। Blood drained from convenient artery is pumped into dialyzing unit after adding the anticoagulant like heparin। जो ब्लड को निकाल रहे हैं शरीर से और जिसको डायलाइजिंग यूनिट में भेजेंगे, उसके पहले एक एंटीकोगुलेंट हिपैरिन को डालना जरूरी है कि जिससे कि ब्लड क्लॉट ना करे। द यूनिट कंटेन्स ए coiled cellophane tube surrounded by a fluid having the same, मार्क करिएगा, the unit contains a coiled cellophane tube surrounded by a fluid having the same composition as that of plasma except the nitrogenous waste। सेम सब कुछ वैसे ही होता है जैसे प्लाज्मा में होता है, सेम एवरीथिंग, बस नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। डायग्राम में दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये पेशेंट है जिसको यूरीमिया की समस्या है। किसकी समस्या है? यूरीमिया की समस्या है। इसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया है, इसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ गया है। अब इसे डायलिसिस के लिए भेजा गया है। आप यहां देखिए, ब्लड रिमूव्ड फॉर क्लीनिंग, ब्लड को रिमूव किया जा रहा है वाया कन्वीनियंट आर्टरी के द्वारा। और इसको ध्यान रखिएगा, इसको डायलाइजर में या डायलाइजिंग फ्लूइड में, ये लिखा है ना कि डायलाइजिंग सोल्यूशन, यहां पे डायलाइजिंग फ्लूइड में डालेंगे। ये लिखा है आर्टिफिशियल प्रेशर मॉनिटर, यानी आर्टरी से निकाल रहे हैं। हिपैरिन को इंट्रोड्यूस किया, देखिए, और उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया कहाँ? डायलाइजिंग
फ्लूइड में जो डायलाइजर है, जहाँ पे सब्सटेंस है और ये सेलोफेन मेम्ब्रेन है, यहाँ पे जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था, ये यूज्ड डायलाइजिंग सोल्यूशन है, इसको बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पे डायलाइजिंग सोल्यूशन को इंटर किया जा रहा है और इसमें से ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा वापस आ जाता है और इसे हटा दिया जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो निकल जाएगा और फाइनली यहाँ पे प्योर ब्लड आप कह लीजिए या नाइट्रोजनस वेस्ट रहित ब्लड दोबारा वेन्स के द्वारा पेशेंट को वापस कर दिया जाएगा उसका ब्लड, और यहां से सिर्फ इस डायलाइजर से क्या निकाला जाएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट निकाला जाएगा। क्या निकाला जाएगा, तो यस, ब्लड को निकालते हैं वाया आर्टरी, हिपैरिन को इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके बाद डायलाइजर में डाल देते हैं। डायलाइजर क्या है, द यूनिट कंटेन्स ए क्वाइल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन, क्या, क्वाइल्ड सेलोफेन मेम्ब्रेन या सेलोफेन ट्यूब आप कह लीजिए, सराउंडेड बाई ए फ्लूइड, इसके चारों तरफ क्या होगा, फ्लूइड होगा, हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट प्लाज्मा, सेम कंपोजिशन होता है इस डायलाइजर में, डायलाइजिंग सोल्यूशन में, फ्रेश डायलाइजिंग सोल्यूशन में सेम कंपोजिशन होता है, सेम एज प्लाज्मा, बस यहां पे नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा, मार्क कर लीजिएगा, नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा। आगे द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूब अलाउ द पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल वेस्ट ऑन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहां पे हमारा जो ब्लड गया है इसमें हायर कंसंट्रेशन होगा और बाहर की तरफ सेलोफेन मेम्ब्रेन में या सेलोफेन ट्यूब में, ऐसे मान लीजिए इसके अंदर सेलोफेन ट्यूब ऐसे ही मूव कर रही हो, हम इसके थ्रू निकालना है तो बाहर हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट ऐसे चला जाएगा और फाइनली हमारा जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा। तो यस, as nitrogenous wastes are absent in the डायलाइजिंग fluid, these substance freely moved out, thereby cleaning the blood। चल के पढ़ लेते हैं कि the porous cellophane membranes of the tube allow the passage of molecule based on the concentration gradient। मान लीजिए इस तरीके का कुछ माजरा हो और ये हमारी सेलोफेन ट्यूब हो, ठीक है, और इसमें भरा हो ये हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड हो, क्या हो, ये डायलाइजिंग फ्लूइड हो, और ये ब्लड हम इधर से भेज रहे हो, इधर से हमें ड्रेन करना है। एक हाइपोथेटिकल डायग्राम। अब जो हमारा नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें भरा हुआ है, ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ब्लड में बहुत ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पे चला जाएगा डायलाइजिंग फ्लूइड। ये क्या है, हमारा डायलाइजिंग फ्लूइड है, डायलाइजिंग फ्लूइड है, धीरे धीरे यहाँ पे चला जाएगा और जब यहाँ से ये जो आर्टरी से ब्लड हमने लिया था यहाँ पे, ये वेन को ब्लड हम ले जाके वापस करेंगे और फिर पेशेंट को मिल जाएगा। तो दिस इज आवर सेलोफेन ट्यूब। और ये हमारा डीएफ है, दिस इज द डायलाइजिंग फ्लूइड। ये प्लाज्मा के सेम कंपोजिशन होता था, यस। आगे द पोरस सेलोफेन मेम्ब्रेन ऑफ द ट्यूब allow the passage of molecule based on concentration gradient as nitrogenous waste are absent in the dialysing fluid। dialysing fluid में nitrogenous waste नहीं होता, एक भी नहीं होता, are absent, these substance freely moved out thereby clearing the blood, और इसलिए हमारा blood clear हो जाता है। the cleared blood pump back to the body through vein, किसके द्वारा, vein के द्वारा, by adding antiheparin into it। this method is boon for थाउजेंड ऑफ द यूरिमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये मेथड वरदान है उन लोगों के लिए, वो बून है हजारों लोगों के लिए जिनको यूरिमिया की समस्या है, जिनको ब्लड प्यूरिफाई जिनका नहीं हो पा रहा है, जिनका किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। तो ये डायग्राम से ही मैंने आपको दिखा दिया, सारी बातें आपको समझ में आ गई। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे सेलोफेन मेम्ब्रेन हमारी ये है, इसके अंदर हमारी सेलोफेन ट्यूब काम कर रही है जिसके चारों तरफ डायलाइजिंग फ्लूइड है, और इस डायलाइजिंग फ्लूइड में सब्सटेंस धीरे धीरे आ जाते हैं और हमारा ये ब्लड जो है ये प्योर हो जाता है फाइनली। और जो प्योर ब्लड है इसको हम किसको दे देते हैं, वेन के थ्रू पेशेंट को वापस कर दिया जाता है, आर्टरी के थ्रू लिया जाता है। देने से पहले ही इसमें एंटी हिपैरिन मिला दीजिएगा। ये पूरी हमारी डायलिसिस की कहानी हो गई। अब आइए थोड़ी सी बात और, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन के वक्त अल्टीमेट मेथड इन द करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। अगर कभी भी किडनी फेल हो जाए
किसी का किडनी फेल हो जाए तो उसको रीनल ट्रांसप्लांटेशन एक अच्छा तरीका होता है। रीनल फेल्योर अगर होता है, किडनी किसी का फेल हो जाए, इन सच कंडीशन उन्हें फिर हर सूरत में किडनी को ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। ए फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन द ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम ए डोनर। एक काम करता हुआ किडनी ट्रांसप्लांट किया जाएगा जो कि डोनर से मिलेगा, जो कि प्रेफरेबली क्लोज रिलेटिव से मिल सकता है, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। अब किसी का किडनी जब फेल हो गया हो तो उसके क्लोज्ड रिलेटिव्स का प्रॉपर काम करता हुआ किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है, और अगर क्लोज रिलेटिव का रहेगा तो कम से कम रिजेक्शन के चांसेस हैं। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है, लेकिन मॉडर्न जो टेक्निक है उस टेक्निक ने इसको काफ़ी हद तक सफल बना दिया है। तो एक बार और बता देता हूं कि किडनी ट्रांसप्लांटेशन तब होता है जब कभी किडनी फेल हो गया हो। इस समय एक फंक्शनिंग किडनी डोनर से ली जाती है और उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, जो कि मुख्यतः क्लोज रिलेटिव की हो सकती है। इस वजह से रिजेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा। आज के डेट में मॉडर्न टेक्निक्स ने इस सुविधा को इस टेक्निक को थोड़ा और अच्छा बना दिया है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आसान बना दिया है, सुविधा अनुसार बना दिया है, और इसकी सफलता के चांसेस, किडनी ट्रांसप्लांटेशन के सफलता के चांसेस बढ़ गए हैं इतने मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर होने की वजह से। तो किडनी ट्रांसप्लांट अगर कराना हो तो किसकी किडनी दी जाए? क्लोज रिलेटिव्स की। अब कितने क्लोज रिलेटिव्स? ब्लड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं। एक और है हमारा रीनल कैलाकुलाई। रीनल कैलाकुलाई क्या होता है? स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ स्लाइस सॉल्ट, ऑक्सलेट का हो सकता है, फॉर्म विद इन द किडनी। अक्सर आप सुनते हैं कि किडनी में स्टोन हो गया, तो किडनी में स्टोन हो गया मतलब किडनी में पत्थर हो गया बोलते हैं, फिर उसका ऑपरेशन कराते हैं लेजर टेक्निक से, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब किडनी स्टोन इज कॉल्ड रीनल कैलाकुलाई। क्या कहते हैं? रीनल कैलाकुलाई, जिसमें पत्थर हो जाता है, स्टोन बन जाता है, या क्रिस्टलाइज सॉल्ट होते हैं ऑक्सलेट्स वगैरह के। एक और हमारे पास है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी। ग्लोमेरुलर रीजन में किडनी में इन्फ्लामेशन हो जाता है ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। किसकी वजह से? बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। एक बात। दूसरा, इसका एक और नाम है ब्राइट डिजीज। तो यस, रीनल कैलाकुलाई, स्टोन्स बन जाना किडनी में, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, आइटिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी, ग्लोमेरुलर रीजन में इन्फ्लामेशन हो जाना इज कॉल्ड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कुछ नाम और भी हैं, उनको जरा देखिए। एक वर्ड है हेमेट्यूरिया। हेमेट्यूरिया ये क्या होता है? एक वर्ड है पाईयूरिया, इसको जरा समझते हैं क्या होता है। एक वर्ड है पॉलीयूरिया। एक वर्ड है यूरीमिया, अभी पीछे पढ़ाया है यूरीमिया। जरा समझिए सब क्या होता है। हेमेटूरिया क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन। क्या? प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन यूरिन, दिस इज कॉल्ड हेमेटूरिया। प्रेजेंस ऑफ पस, मवाद जिसको बोलते हैं, प्रेजेंस ऑफ पस या डब्ल्यूबीसी, कहां? इन यूरिन। यूरिन में पस का पाया जाना या डब्ल्यूबीसी का पाया जाना इज कॉल्ड पाईयूरिया। पॉलीयूरिया, मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन, मोर प्रोडक्शन ऑफ यूरिन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। और लास्ट, यूरिया का, एक्सेस यूरिया का इन ब्लड, ब्लड में एक्सेस यूरिया का होना इज कॉल्ड यूरीमिया। तो ये तो हो गई हमारी बात, जो कि मैंने आपको एक एक करके पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। लास्ट में एक सवाल और आप नोट कर लेते चलते चलते कि जीएफआर को चेक करने के लिए या किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए एक पॉलीसैकेराइड का इस्तेमाल किया जाता है, इसका नाम है इनुलिन।
तो जीएफआर को चेक करने के लिए इनुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी सवाल खूब पूछा गया है प्रीवियस ईयर सवाल में, तो ये भी लिख लीजिएगा, जीएफआर इज चेक्ड बाय इनुलिन। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर योर एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब अगला चैप्टर हमारा है एंड दिस इज द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियोस में। थैंक यू।